और इस तरह के चांस ज़्यादातर तब होते हैं अगर पहला सा ट्रांसप्लांट हुआ हो या मरीज़ ने पहले से खून की बोतलें कई दफ़ा लगवाई हुई हों या मरीज़ या फीमेल केस के अंदर प्रेगनेंसी गुजरी हो, क्योंकि इस सूरत के अंदर प्रेगनेंसी में माँ के पेट में एक दूसरा बच्चा होता है और दूसरी एंटीजन उसकी इम्यूनिटी ने देखी होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ बना के बैठी होती हैं। जब गुर्दा नज़र आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसप्लांट जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है? ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की वीडियोस मैं बाद में ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो का मकसद है वो अहाता करना कि जो ट्रांसप्लांट शुरू में ही ख़राब हो जाता है या काम नहीं कर पाता, उसकी मोटी मोटी कौन कौन सी वजूहात हैं। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़ज़ा बन सके। सर्जरी फ़र्ज़ करें हो चुकी है, एक इंसान का गुर्दा दूसरे इंसान को लग चुका है और अब पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड शुरू हो चुका है और इसके अंदर अगर गुर्दा यूरिन नहीं बना पाया तो इसकी एक वजह तो हो सकती है कि गुर्दे ने जो नया उसका होस्ट है उनकी आपस में लड़ाई हो गई हो। मुराद ये कि उस इंसान के जिस्म ने वो एंटीबॉडीज़ बनाई उस गुर्दे के ख़िलाफ़ और वो गुर्दे को काम करने से रोक दिया। हम इसे हाइपर एक्यूट रिजेक्शन भी कहते हैं। इसके चांसेस कम होते हैं। अब बहुत सारे टेस्ट हम करवा के ये ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लेकिन फिर भी ये मुमकिन है कि ऐसा हो और ऐसा होता भी है, चाहे बहुत कम हो। और 100 में से अगर 1% भी रिस्क है तो ये हमारे इल्म में होना चाहिए जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं कि सारे टेस्ट ठीक होने के बावजूद भी बाज़ ऐसा रिएक्शन मिल जाता है और ये अनएक्सपेक्टेड होता है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद सर्जरी के पीरियड के अंदर अगर पेशेंट का बीपी कम हुआ है या जो गुर्दा एक इंसान से दूसरे के अंदर लगा था उसमें सर्जरी के दौरान कुछ वक्त ज़्यादा लगता है, बाज़ उसकी सप्लाई थोड़ी सी मुतासिर होती है और गुर्दा एटीएन में चले जाता है, यानी वो आर्जी तौर पे चंद हफ्ते के लिए या चंद दिनों के लिए बुरा काम करता है और फिर वो होश कर जाता है। इसे हम एटीएन कहते हैं। ये खून की सप्लाई की कमी की वजह से या जिसे हम लंबा इस्कीमिया टाइम कहते हैं कि एक इंसान से निकला उसे उनकी सप्लाई नहीं मिल रही थी, दूसरे इंसान में लगा, सर्जरी में मुश्किल आ गई, उसकी खून की नालियाँ जो उनसी थी उनमें प्रॉब्लम थी, जोड़ते हुए वक़्त ज़्यादा लगा, लोकल जगह पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, तो उससे बाज़ गुर्दा जो सा है वो डिलेड चलता है और उस सूरत में बाज़ डायलिसिस के ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन के ऊपर एक अलहदा डिटेल से बनाएंगे। मैं जनरलाइज मोटा सा आइडिया इस वीडियो के अंदर जारी रखता हूँ। बाज़ खून की सप्लाई के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ आता है कि खून की नालियाँ जोड़ तो दी लेकिन उनके अंदर कोई हल्की फुल्की क्लॉटिंग या कमज़ोरी आ गई, तो उस सूरत के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो वो डोपलर करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है। फिर आप गुर्दा तो लगा दिया लेकिन जो खून की नाली है वो ठीक है, लेकिन जो पेशाब की नाली लगी थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया और उसकी लीकेज हो गई, वो अंदर आना शुरू हो गया, अंदर इकट्ठा हो गया और बाहर नहीं आया, उससे प्रॉब्लम आ सकता। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन आ जाते हैं, पेशेंट को बेहोश किया होता है, उसके अंदर जो लंग्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। शुगर के मर्ज़ के अंदर जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसके अंदर इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फिर लिम्फोसिल नाम से भी एक चीज़ है जो सर्जिकल चीज़ है, वुंड के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी वजह से। और बाज़ का जो दवाई इस्तेमाल की जा रही होती है हर इंसान का उसके बारे में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ट्रांसप्लांट के लिए हिफाजती दवाई इस्तेमाल करते हैं कि जिसको लगा रहे हैं उसकी इम्यूनिटी इस नए मेहमान को तंग ना करे, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो दवाई भी असल में दो-धारी तलवार होती है। कुछ लोगों का जिगर उसको मेटाबोलाइज कम करता है तो उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा चली जाती हैं, कुछ का ज़्यादा मेटाबोलाइज करता है उसकी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, तो वो भी उस पोस्ट ट्रांसप्लांट में एडजस्ट करना होता है। फिर जो ही टेस्ट करवा के ये कंफर्म होता है कि दवाई का लेवल ज़्यादा हो गया है तो फिर दवाई को एडजस्ट किया जाता है और अमूमी तौर पे गुर्दा फिर से काम करना शुरू होता है।
फिर इसके बाद एक्यूट रिजेक्शन वाला मामला जिसे कहते हैं, एक्यूट रिजेक्शन कहते हैं जैसे रिजेक्ट कर दिया कि हमने तुमसे बात नहीं करनी, इस तरह की अगर फ़र्ज़ करें कि एक इस्तारा इसका समझ लीजिए, तो वो जिस्म उस गुर्दे को रिजेक्ट कर देता। उसको जो शुरू वाले पीरियड में अमूमी तौर पे होता है वो सेलुलर रिजेक्शन होती है, हम अपनी टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं। लेकिन अगर गुर्दे ने इंसान ने पहले से उस गुर्दे की तरह की कोई एंटीजन उसकी शक्ल देखी हो तो उसके जहन में उसकी मेमोरी होती है, उसकी एंटीबॉडीज़ भी बना लेता है और उस सूरत के अंदर काफ़ी बुरी रिजेक्शन भी हो सकती है। और इस तरह के चांस ज़्यादातर तब होते हैं अगर पहला सा ट्रांसप्लांट हुआ हो या मरीज़ ने पहले से खून की बोतलें कई दफ़ा लगवाई हुई हों या मरीज़ या फीमेल केस के अंदर प्रेगनेंसी गुजरी हो, क्योंकि इस सूरत के अंदर प्रेगनेंसी में माँ के पेट में एक दूसरा बच्चा होता है और दूसरी एंटीजन उसकी इम्यूनिटी ने देखी होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ बना के बैठी होती हैं। जब गुर्दा नज़र आता है तो उसमें मिलती जुलती अगर वैसी शक्ल की कोई चीज़ नज़र आती है तो उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी एक्शन लेती है। खून की बोतलें जब लगती हैं तो खून की बोतलें दूसरे इंसानों से लगती हैं, उसमें कुछ एंटीजन्स जाती हैं, इम्यूनिटी उसको याद करके बैठ जाती है कि आइंदा ये आएगी तो मैंने इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ करनी है। गुर्दा आता है तो लड़ाई खून की थी लेकिन असर गुर्दे पे आना शुरू हो जाता है। ट्रांसप्लांट में ऑब्वियस है कि पहले किसी का गुर्दा था, एक दफ़ा लगा, वो रिजेक्ट हो गया, आप दूसरी दफ़ा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जिस्म ऑलरेडी आदी है एक गुर्दे के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने में, तो वो दूसरी दफ़ा ज़्यादा चांस है कि वो रिजेक्शन का बाइस बन सकता। फिर इसके अलावा बाज़ इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पहलू शामिल होता है और एक से ज़्यादा वजूहात होती हैं। बाज़ वो मर्ज़ जिसकी वजह से पहले गुर्दे ख़राब हुए उसी की वजह से नए जो सा ट्रांसप्लांट हमने लगाया उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, इसे हम रिकरेंस कहते हैं, यानी कि वो मर्ज़ दोबारा हो गया। कुछ पेन किलर बाज़ बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल किए जाएँ उससे भी गुर्दे के अंदर कोई फ़र्क आ सकता है। फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम ड्रग इंड्यूस हस कहते हैं कि दवाई का एक तो डायरेक्ट साइड इफ़ेक्ट है, गुर्दा नहीं चलने देता, फिर वो एक मर्ज़ भी कर सकता है जो रेयर है जिसे हस कहते हैं, वो CNI से होता है और उसके अंदर भी गुर्दा जो सा वो कमज़ोरी का बाइस बन सकता है। इन सारी चीज़ों के साथ हमने इसको फ़ैसला इस चीज़ पे करना होता है कि ग्राफ्ट ने ठीक काम किया या डिले किया, कि अगर 7 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी तो ये हम इसे डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन कहते हैं। और फिर कुछ अरसे के अंदर अमूमी तौर पे वो डायलिसिस ऑफ हो जाते हैं, खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात ये ऑफ नहीं हो पाते और गुर्दा नहीं चल पाता, उस सूरत के अंदर वो ट्रांसप्लांटेड गुर्दे को निकालना भी पड़ सकता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो थी। ज़्यादातर ट्रांसप्लांट कामयाबी से होते हैं और उसके अंदर 20-20 साल तक वो ट्रांसप्लांट कामयाबी से चलते हैं, लेकिन हमेशा इसमें रिस्क मौजूद होता है और जब भी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है तो जिस्म में इन्फेक्शन का रिस्क मौजूद होता है। तो ट्रांसप्लांट करते वक्त इस चीज़ का ही बस कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से अंदाज़ा किया जा सके कि अगला इंसान इस इम्यूनिटी को बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कुछ सवालों का जवाब पहुँचा होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे।